फ्रेंड्स, जो कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री है के 4 चैप्टर्स हैं, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। और इसी तरह से कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन 4 आवर जो है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। और प्रैक्टिस प्रॉब्लम ऑन दी इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस प्रॉब्लम ऑन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। तो आप ध्यान से उन लिंक्स की तरफ जाइए। और आज हेलो फ्रेंड्स, आज हम पॉलीमर्स को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले देखो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स बेस्ड ऑन दी सोर्सेज। ये बस आपको पता होना चाहिए, इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा आपने इसको क्रैम वगैरह नहीं करना है, ये बस रीडिंग करनी है। इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा कोई क्वेश्चंस आते नहीं है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलीमर बेस्ड ऑन सोर्स का मतलब जैसे नेचुरल पॉलीमर्स हो गए, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर्स का मतलब हो गया जैसे कि हमने बायोमॉलिक्यूल्स में भी पढ़ा था, दैट इज स्टार्च। पॉलीमर्स बेसिकली क्या हो गया, पॉलीमर्स जो मैनी यूनिट से मिलके बना हो, जो कि हमारे पॉलीसैकेराइड्स हो जाते हैं, सेल्यूलोज हो गया, स्टार्च हो गया। तो ये बेसिकली क्या है, नेचुरल पॉलीमर्स हैं जो मैनी यूनिट से मिलके बनते हैं। अब वो मैनी यूनिट्स जो हैं वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर वो सारे यूनिट सेम होते हैं तो उसे होमोपॉलीमर कहते हैं, अगर वो डिफरेंट यूनिट से मिलके बनता है तो उसे हेट्रोपॉलीमर कहते हैं। तो जैसे स्टार्च है वो होमोपॉलीमर है, सेल्यूलोज वो ग्लूकोज से मिलके बना है, सेल्यूलोज जो है वो भी ग्लूकोज से मिलके बना है, बीटा डी ग्लूकोज हो गया। वहीं पर प्रोटीन जो है वो डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड से बना है तो हेट्रोपॉलीमर हो गया। तो पॉलीमर बेसिकली होता है जो मैनी यूनिट से मिलके बनता है, सेम रिपीटिंग यूनिट, वो 2 या 3 यूनिट्स जो हैं वो सेम रिपीट करते हैं। ठीक है, तो अब अगर अगली क्लासिफिकेशन देखें तो बेस्ड ऑन दी स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर है। स्ट्रक्चर पॉलीमर जैसे लीनियर पॉलीमर हो गया, ब्रांच चेन पॉलीमर हो गया और क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर हो गया। इनके एग्जाम्पल आप जरूर याद रखना क्योंकि ये याद नहीं रहते हैं। सबसे पहले लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर मतलब इस तरह से चेन्स होंगी, ठीक है, और लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन आती हैं। और इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, हाई डेंसिटी पॉलीथीन या फिर पीवीसी। फिर आ जाता है ब्रांच चेन पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर हैविंग सम ब्रांचेस। ये जो ब्रांचेस होंगी ये एक दूसरे से जुड़ी हुई होती नहीं है। इसका एग्जांपल आ जाता है लो डेंसिटी पॉलीथीन आ जाता है। ठीक है, फिर आता है क्रॉस लिंक और नेटवर्क पॉलीमर। और फिर आ जाता है क्रॉस लिंक और नेटवर्क पॉलीमर। क्रॉस लिंक और नेटवर्क पॉलीमर के अंदर जो है स्ट्रॉन्ग, इट कंटेन स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स विच आर ज्वाइंट बिटवीन डिफरेंट चेन्स, के बीच में ज्वाइंट होते हैं। वेरियस लीनियर पॉलीमर चेन के बीच में स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। इसके एग्जांपल आ जाता है बेकेलाइट आ जाता है, मेलामाइन आ जाता है। तो जो क्रॉस लिंक पॉलीमर होते हैं उसमें ये जो क्रॉस लिंक्स होते हैं उसमें जो डिफरेंट लीनियर चेन्स हैं उसके बीच में स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, जिसका एग्जांपल क्या आ जाता है, बेकेलाइट हो गया, मेलामाइन हो गया। अगली हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। अब आप देखिए आगे हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन का मतलब कि पॉलीमर बने कैसे हैं। तो वो 2 तरीके होते हैं, एक एडिशन पॉलीमराइजेशन, दूसरा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो सबसे पहले हम एडिशन पॉलीमराइजेशन के बारे में बात करते हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन के जो एग्जाम्पल होते हैं उसमें जो मोनोमर्स होते हैं दे कंटेन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तब जब वो ऐड होके पॉलीमर बनाते हैं तब वो बॉन्ड जो है उसमें अनसैचुरेशन कम हो जाती है। मतलब अगर 2 डबल बॉन्ड है तो हो सकता है 1 हो जाए, या एक ही डबल बॉन्ड है तो वो सिंगल हो जाए। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन का मतलब है कि जब मोनोमर्स आपस में जुड़ते हैं तब उसमें अनसैचुरेशन कम हो जाती है। और एडिशन पॉलीमराइजेशन इज प्रेजेंट इन दी कहां पे होगी, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्डेड कंटेनिंग मोनोमर्स। तो इसके हम डिफरेंट एग्जांपल्स करेंगे। तो बेसिकली आपको इसके डिफरेंट एग्जांपल्स पूछे जाते हैं या पॉलीमर के बारे में ही पूछा जाता है कि आप पॉलीथीन के बारे में लिखें। पॉलीथीन के बारे में हम डिटेल में फिर से एक बार और डिस्कस करेंगे। पॉलीथीन 2 टाइप का होता है, लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन। फिलहाल सिर्फ पॉलीथीन के बारे में लिखा हुआ है। फिर से देख लो, एडिशन पॉलीमराइजेशन दे आर फॉर्म्ड बाय द रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अब हम बात करेंगे इसके एग्जांपल 1 बाय 1। जैसे पहला एग्जांपल हो गया पॉलीइथीन। अगर पॉलीइथीन है तो ये पॉलीमर हो गया, तो इसका मोनोमर कौन हो गया, इथीन हो गया। अब रिएक्शन लिखने का तरीका, इथीन
N यूनिट हो गए इसके। और जब ये पॉलीमर में चेंज होता है तो डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। और ये जो दो बॉन्ड है इसे आपने ब्रैकेट से बाहर निकालना है, इसका मतलब है रिएक्शन गोज ऑन, ऐसे मोनोमर्स आपस में जुड़ते जाएंगे। ठीक है, अब ये आ गया 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन हो गया ये। और इसके साथ है ये स्टाइरीन, स्टाइरीन हो गई ये चीज। इसमें जो रबर आपस में, इसमें जो आगे फर्दर रबर बनता है या पॉलीमर बनता है उसे ब्यूना एस भी कहा जाता है। अब इसमें 1,3-ब्यूटाडाइन में जब एडिशन होती है इस मोनोमर की, तो इसमें 1,4 एडिशन होती है। कहने का मतलब ये है कि 1 और 4 पॉइंट पे ये चेन आपस में बढ़ेगी और एक डबल बॉन्ड चेन के बीच में आ जाएगा। फिर से देख लो कि 4 यूनिट है तो 4 यूनिट का आपने लिखा और 1,4 पे बॉन्ड जुड़ेगा और एक डबल बॉन्ड चेन के बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से तो ये हो गया एक मोनोमर। अब दूसरा मोनोमर, इसमें तो है ही एक से डबल बॉन्ड, तो वो आपका सिंगल हो जाएगा। और फिनाइल एक सब्स्टिट्यूएंट है तो इसलिए उसको आप चेन से क्या कर दोगे, ऊपर की तरफ कर दोगे। तो जैसे यहाँ पे अगर मान लो CH पे Cl लगा होता तो उसे आप ऊपर Cl लिख देते, तो CH-CH2 और यहाँ से रिपीटिंग यूनिट हो जाता। समझ आगे बात है। तो अगर आपको पूछा जाए ब्यूना एस, तो ब्यूना एस के मोनोमर्स कौन हो गए, 1,3-ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरीन, 1,3-ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरीन। और जब भी आपने इसका पॉलीमर बनाना है तो रिपीटिंग यूनिट वो सेम मोनोमर के होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, तभी ब्रैकेट एन लगेगी। जैसे देखो यहाँ पे 4 कार्बन है तो 4 आएंगी, और यहाँ पे ये 2 कार्बन है, C6H5 इसका सब्स्टिट्यूएंट है, वो चेन से आप सब्स्टिट्यूएंट को ऊपर की तरफ लिख दोगे, ये हो गया ये, तो यहाँ से चेन जुड़ती जाएगी। समझ आगे बात, ब्रैकेट एन। तो ब्यूना एस के मोनोमर 1,3-ब्यूटाडाइन हो गया और स्टाइरीन हो गया। अब हम बात करेंगे टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का कौन हो जाएगा, टेट्राफ्लोरोइथीन, इसका मोनोमर हो गया CF2 डबल बॉन्ड CF2, कैटलिस्ट एंड हाई प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर स्पेसिफाई नहीं करना है। टेट्राफ्लोरोइथीन इसका मोनोमर हो गया। और टेफ्लॉन बेसिकली किसको कहते हैं, पॉलीमर को कहते हैं। फिर से डबल बॉन्ड सिंगल हो गया, CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, N यूनिट हो गए इसके। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। अच्छा एक बात और, टेफ्लॉन बेसिकली आपको पता भी है नॉन स्टिक पैन या यूटेंसिल्स में यूज होता है कोटिंग करने के लिए। ठीक है, ये इसका यूज है। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल ध्यान से देखो, ये विनाइल साइनाइड है, विनाइलिक कार्बन पे CN लगा हुआ है। ठीक है, तो ये विनाइल साइनाइड हो गया, इसे एक्राइलोनाइट्राइल भी कहते हैं। अब जब इसे आपने पॉलीमर बनाना है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, तो डबल बॉन्ड सिंगल कर दो, CN सब्स्टिट्यूएंट है, चेन के ऊपर की तरफ आपने ड्रॉ कर दिया। समझ आ गई, तो ये रिपीटिंग यूनिट होता जाएगा। ठीक है, अब पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल के यूजेस क्या हो जाएंगे। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर वूल इन मेकिंग कमर्शियल फाइबर्स एज ऑर्लोन और एक्राइलन। फिर से देख लो, जो पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल है इट इज यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर द वूल, इट इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द वूल इन मेकिंग कमर्शियल फाइबर। सब्स्टिट्यूट यूज होता है फॉर द वूल इन मेकिंग दी कमर्शियल फाइबर। तो आपको ये समझ आ गया। ठीक है, तो ये सारे एडिशन पॉलीमर्स हैं। अब इसके बाद हमने डिस्कस करना है दैट इज पॉलीइथीन। अब हम आगे पढ़ रहे हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन में ही हम पढ़ रहे हैं दैट इज इथीन। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के 2 तरीके होते हैं, एक एडिशन और एक कंडेंसेशन। हम पहले एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर जितने एग्जांपल आ रहे हैं वो कर रहे हैं। जैसे हमने पॉलीथीन पढ़ा, टेफ्लॉन पढ़ा, ब्यूना एस पढ़ा। ठीक है, तो आपको उनके मोनोमर्स और वो रिएक्शन लिखना अच्छे से आना चाहिए और उनका यूज आना चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं पॉलीथीन की। पॉलीथीन 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन की। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन कैसे ऑब्टेन्ड होता है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन। ये लाइन तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन में भी कॉमन है कि अगर आपको बोला जाए ये कैसे ऑब्टेन होता है, तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ द इथीन। ठीक, दोनों में साइमल्टेनियसली टेम्परेचर और प्रेशर का डिफरेंस देखो। लो डेंसिटी पॉलीथीन जो है वो हाई प्रेशर पे होता है, दैट इज 1000 to 2000 एटमॉस्फेयर। वहीं पर हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो है 6 to 7 एटमॉस्फेयर पे ऑब्टेन्ड होता है। इसमें टेम्परेचर 350 to 570 केल्विन रहता है और इसका टेम्परेचर 333 केल्विन से 343 केल्विन होता है। इसमें कैटलिस्ट पेरोक्साइड होता है। ठीक है, O2 भी हो सकता है। इसमें कैटलिस्ट जो होता है दैट इज ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम
एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड जिसे जिगलर नेटा कैटलिस्ट कहते हैं, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड जिसे हम जिगलर नेटा कैटलिस्ट भी कहते हैं। तो आपको टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट का डिफरेंस समझ आ गया, ठीक है। अब इनकी आगे प्रॉपर्टीज, ये भी केमिकली इनर्ट है, ये भी केमिकली इनर्ट होता है, ठीक, एंड टफ, ये केमिकली इनर्ट एंड टफ, पर ये केमिकली इनर्ट भी है, ये टफ भी है, पर दिस इज मोर टफ एंड हार्ड, ये ज्यादा टफ एंड हार्ड होता है, ठीक है। वहीं पर ये टफ तो होता है बट इट इज फ्लेक्सिबल होता है एंड इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हाई डेंसिटी पॉलीथीन भी होता है। इट इज यूज्ड इन इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स, स्क्वीज बॉटल, टॉयज, मतलब फ्लेक्सिबल जहां पे जरूरत है टॉयज में, पाइप्स में या बॉटल्स में, वहां पे लो डेंसिटी पॉलीथीन इस्तेमाल होता है। वहीं पर जहां पे हार्ड पॉलीथीन की जरूरत है, जैसे बकेट्स हो गया, डस्टबिन हो गया, वो तो आप फ्लेक्सिबल नहीं ले सकते हो ना, तो बकेट्स हो गया, डस्टबिन हो गया, तो वहां पे बेसिकली कौन यूज होता है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन इस्तेमाल होता है। और वहीं पर फ्लेक्सिबल पाइप्स वगैरह में और जो यूज होता है वो कौन होता है, लो डेंसिटी पॉलीथीन यूज होता है। तो आपको ये समझ आ गया पॉलीथीन की दो टाइप, दैट इज लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन। कई बार 1 मार्क में एलडीपी की भी फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो ये अपने में रिप्रेजेंटेशन है, तो ये कहीं और रिप्रेजेंटेशन यूज नहीं होती, कैपिटल लेटर्स में लिखा होता है एचडीपी और एलडीपी। समझ आ गया आपको, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स के बारे में, मतलब नेक्स्ट मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन में अगली मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या आ जाएगी, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हो जाएगी। और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के साथ ही हम उसके सारे रिलेटेड एग्जांपल्स कर लेंगे। समझ आ गया आपको। तो अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, तो आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और औरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। थैंक यू। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स। देखिए सबसे पहले कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते क्या हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय द रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन बाइफंक्शनल और ट्राइफंक्शनल मोनोमर्स। तो कंडेंसेशन का मतलब होता है कि जब दो मोनोमर्स एक दूसरे बॉन्ड बनाते हैं तो देयर इज अ रिमूवल ऑफ सम स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर, अमोनिया, अल्कोहल। तो ये पर उनमें पॉसिबल होता है जो बाइफंक्शनल होते हैं या ट्राइफंक्शनल होते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोली जाती है, ठीक है। तो इसके अब डिफरेंट एग्जांपल्स हम कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले अगर केस आ गया पॉलीएमाइड। अब पॉलीएमाइड का मतलब ये हो गया कि जो हमारा पॉलीमर होगा उसमें जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा वो अमाइड होगा। इसी तरह से पॉलीएमाइड है, पॉलीएस्टर है। तो पॉलीएमाइड के जो एग्जांपल है वो दो आ जाएंगे, एक नाइलॉन 66 आ जाता है और एक नाइलॉन 6 आता है। नाइलॉन 66 का मतलब है जो दोनों मोनोमर यूज हो रहे हैं दोनों के अंदर 6 कार्बन हैं। एक आ गया एडिपिक एसिड, ये एडिपिक एसिड है, दैट इज COH CH2 COH, ठीक है ये चीज। और दूसरा है हेक्सामिथाइलिन डायमीन, हेक्सामिथाइलिन डायमीन, ठीक है। अब जब ये दोनों मोनोमर्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं सो देयर इज अ रिमूवल ऑफ वाटर। अब देखो यहाँ पे ये पहले भी समझाया था कि कार्बोक्सिलिक को जब NH2 से रिएक्ट कराते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, इसका OH जाएगा, इसका H जाएगा। कार्बोक्सिलिक और NH2 के बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो इसका OH जाएगा, इसका H जाएगा, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अमाइड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ये तो ये अमाइड फंक्शनल ग्रुप बन गया, समझ आ गई बात। और रिमूवल क्या हो गया, वाटर का हो गया। आपको जब भी रिपीटिंग यूनिट N बनाना है, ब्रैकेट बनानी है, तो पहली बात ये दोनों मोनोमर उसके अंदर आने चाहिए, ठीक है। और उस मोनोमर के अंदर वो ग्रुप आना चाहिए जो कि रिपीट करेगा। जैसे कार्बोक्सिलिक का कार्बोनिल OH हटता जाएगा और यहाँ पर NH2 का NH रहेगा और एक H कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये नाइलॉन 66 हो गया पॉलीमर। अब हम इनके यूजेस की बात करते हैं। अब नाइलॉन है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग शीट्स, ब्रिसल्स फॉर द ब्रशेस एंड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। तो अब हम अगला पॉलीमर पढ़ रहे हैं, दैट इज नाइलॉन 6। अब देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं नाइलॉन 6 के बारे में। इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग कैप्रोलैक्टम विद वाटर एट ए हाई टेम्परेचर। कैप्रोलैक्टम बेसिकली 7 मेंबर्ड का रिंग है जिसमें कि ये अमाइड बॉन्ड है। अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहीं से बॉन्ड टूटेगा। फिर से देख लो, ये 7 मेंबर्ड रिंग है इंक्लूसिव ऑफ द नाइट्रोजन, इट्स अ 7 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहीं से बॉन्ड टूटता है, तो इसका जो रिपीटिंग यूनिट हो जाएगा वो यही हो जाएगा, दैट इज ये बिल्कुल वैसे ही, दैट इज कार्बोनिल और NH यहाँ पे होगा और बीच में CH2 5 यहाँ पे N हो जाएगा,
समझ आगे बात ये चीज। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, नाइलॉन 6 मतलब इसके अंदर 6 कार्बन है। जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे कैप्रोलैक्टम, ये 7 मेंबर रिंग होता है, जो साइक्लिक अमाइड होते हैं उसको लैक्टम बोला जाता है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करने से यहाँ से चेन ब्रेक हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। ओपन चेन होने से कार्बोनिल और NH दोनों ऑपोजिट एंड्स की तरह कन्वर्ट हो जाएंगे और बीच में ये CH2 5 हो जाएगा। आपको समझ आ गया ये चीज? ठीक है, तो अब इसके यूजेस की बात करें तो ये यूज किसके लिए होता है? फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द टायर कॉर्ड्स, फैब्रिक्स एंड रोप्स। ठीक है, अब अगला हम पढ़ रहे हैं पॉलिएस्टर। अब देखिए, अब हम आगे डिस्कस कर रहे हैं दैट इज डेक्रोन और टेरिलीन। अब देखो यहाँ पे डेक्रोन और टेरिलीन, पहली बात तो ये किसका एग्जाम्पल है? पॉलिएस्टर का। ठीक है, डेक्रोन या टेरिलीन जो है ये पॉलिएस्टर मतलब इसके अंदर जो पॉलीमर के अंदर फंक्शनल ग्रुप होने वाला है दैट इज एस्टर होगा। अब इसके मोनोमर्स क्या है? इसके मोनोमर्स आ जाते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल मतलब इथेन 1,2 डायोल, इथेन 1,2 डायोल हो गया, और टेरिफेथैलिक एसिड, और इसमें इसे ये भी कह सकते हो बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हमें पता है अल्कोहल और एसिड आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप बनता है? एस्टर बनता है। तो इसमें भी NH2 की तरह ही, जैसे यहाँ पे NH2 था तो वो NH हो जाता है। अब ये OH है तो O जब लोन पेयर शेयर करेगा कार्बोनिल के साथ, ये वाले कार्बोनिल के साथ शेयर होगा, ये सोचो ऐसे कार्बोनिल ग्रुप है, यहां से शेयर होगा तो इसका OH जाएगा और इसका H जाएगा, तो वाटर बाहर आ जाएगा। आपको बात समझ आ गई ये चीज? ठीक है, तो यहाँ पर रिपीटिंग यूनिट में हमेशा अल्कोहल का O ग्रुप रहेगा, जैसे NH2 का NH रहता था वैसे ही O रहेगा, O CH2 CH2 O हो गया, यहाँ पे ये एस्टर फंक्शन ग्रुप बन गया। इसी तरह से कार्बोक्सिलिक का रिपीटिंग यूनिट हमेशा क्या रहेगा? कार्बोनिल रहेगा। ठीक है, OH इसमें सब्स्टिट्यूशन में जाता जाएगा। ठीक, अब ये क्रीज रेजिस्टेंट फाइबर होता है। ठीक है, ये क्रीज रेजिस्टेंट होता है एंड इट इज यूज्ड इन ब्लेंडिंग विद द कॉटन एंड वूल फाइबर। ये कॉटन एंड वूल फाइबर के साथ ब्लेंडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक ही एग्जांपल है पॉलिएस्टर का, डेक्रोन और टेरिलीन। अब इसके बाद हम आगे पढ़ रहे हैं दैट इज बेकेलाइट। बेकेलाइट के बारे में हमने पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीमर है। ठीक है, तो अगला पॉलीमर हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज बेकेलाइट। अब आप देखिए नेक्स्ट पॉलीमर, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज बेकेलाइट। इसे फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर भी कहते हैं। इसके मोनोमर्स फिनॉल हो गए, फॉर्मेल्डिहाइड। इसमें डिफरेंट स्टेजेस आती हैं। सबसे पहले फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड मिलके जो है ऑर्थोहाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल बनते हैं। इसको ऑर्थोहाइड्रोक्सी मिथाइल और ये क्या हो गया? फिनॉल। ये ग्रुप बना। ऑर्थोहाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल भी बनेगा, पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल भी बनेगा और 2,4,6 ट्राई हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल भी बनता है। ये पहला स्टेप है पर इट इज नॉट अ पॉलीमर। ठीक है, इसमें डिफरेंट स्टेजेस आती हैं। ठीक है, फिर से देख लो, फॉर्मेल्डिहाइड जो है यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आप सोच सकते हो ये हुआ क्या है। देखो बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। ठीक, तो इसका मतलब ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इधर हुई होगी, तो ये O- ये OH हो गया, तो ये कार्बन पे प्लस चार्ज हुआ आया होगा, तो ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुई होगी। ठीक है, आप ऐसे सोच सकते हो। ठीक है, ये चीज, तो यहाँ पे कार्बन का बॉन्ड जुड़ गया तो CH2OH बन गया। ठीक है, तो ये ऑर्थो पे भी है, पैरा पे भी है और 2,4,6 पे भी है, क्योंकि OH ग्रुप स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है बेंजीन के ऊपर। ठीक है, तो इसकी सारी ऑर्थो पैरा पोजीशन जो है वो सब्स्टिट्यूट हो गई। ठीक, अब ये जो ऑर्थोहाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल है ये बेसिकली आपस में रिएक्ट करके लॉन्ग चेन्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम नोवोलैक भी कहते हैं, विच इज यूज्ड इन दी पेंट्स। ध्यान से देखो ये चेन्स कैसे बन रही हैं। यहाँ पे देखो ये CH2OH हो गया, अब ये CH2 ग्रुप इसकी ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करा, ये आगे करा, ये सो ऑन, ऐसे चलती जाएगी। तो ये जो लॉन्ग पॉलीमेरिक चेन्स बनी है इसे नोवोलैक कहते हैं, विच इज यूज्ड इन दी पेंट्स। अब ये नोवोलैक जो चेन्स बनती हैं इसमें फर्दर जब फॉर्मेल्डिहाइड डाला जाता है तो क्रॉस लिंक्स डेवलप होते हैं। इसमें क्या डाला जाता है? फॉर्मेल्डिहाइड। तो एक चेन दूसरी चेन से क्या कर रही है? जुड़ रही है। ध्यान से देखो, ये एक नोवोलैक की चेन हो गई, ये दूसरी चेन हो गई, और इन दोनों के बीच में ये CH2 के क्या आ रहे हैं? क्रॉस लिंक्स आ रहे हैं। ये क्रॉस लिंक्स जब डेवलप हो जाते हैं तो ये पॉलीमर जो है ये बेसिकली क्या कहलाता है? बेकेलाइट कहलाता है।
ठीक है ये चीज। अब इसके यूजेस क्या है? बेकेलाइट यूज होता है इन मेकिंग कॉम्स में, इलेक्ट्रिकल स्विचेस में और हैंडल्स ऑफ द यूटेंसिल्स। ध्यान से देख लो ये चीज, ये एक नोवोलैक की चेन है। अब इसी चेन को उल्टा करके देखो, उसी चेन को उल्टा करके देखो, OH और CH2, ठीक है। तो अब इन दोनों चेन के बीच में जो क्रॉस लिंक डेवलप हुए हैं वो किसकी वजह से हुए हैं? फॉर्मेल्डिहाइड की वजह से हुए हैं। समझ आ गई बात ये चीज। तो ये जो बना पॉलीमर बना, उस पॉलीमर को बेसिकली क्या कहेंगे? बेकेलाइट कहते हैं, ठीक है। तो बेकेलाइट के मोनोमर तो फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड हो गए, तो जो कि पहले ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल में कन्वर्ट हुए, जो फर्दर जो है लॉन्ग पॉलीमेरिक चेन में कन्वर्ट हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं? नोवोलैक, यूज्ड इन पेंट्स। अब इन नोवोलैक चेन के बीच में क्रॉस लिंक्स डेवलप हुए, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? बेकेलाइट कहते हैं, जो कि यूज होता है इन मेकिंग कॉम्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड हैंडल्स ऑफ द यूटेंसिल्स, ठीक है। अब अगला पॉलीमर हम करेंगे मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। अब हम देखिए अगला पॉलीमर है दैट इज मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। इसमें भी मोनोमर जो है फॉर्मेल्डिहाइड है बेकेलाइट की तरह, पर इसमें दूसरा मोनोमर जो है दैट इज मेलामाइन है। बिल्कुल बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें ऑल्टरनेट पोजीशन पे नाइट्रोजन है, और जो दूसरी हेट्रोसाइक्लिक हो गया ये, ठीक है। और ऑल्टरनेट पोजीशन पे जो कार्बन रिंग की है उसमें रिंग से बाहर NH2 ग्रुप लगे हुए हैं। 3 नाइट्रोजन रिंग के अंदर है और 3 NH2 ग्रुप रिंग से बाहर है। मेलामाइन हो गया ये, ठीक है। सबसे पहले जो जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दिस इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट बनता है जैसे बेकेलाइट में बनता है इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट फॉर्म करा, ठीक है। इसमें भी CH2OH ग्रुप लग गया, HCHO जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया? CH2OH। NH2 किस में कन्वर्ट हो गया? NH। ये फर्दर जब पॉलीमराइज करेगा तो पॉलीमराइज करने पे NHCH2 हो गया डैश, और इसी तरह से NH2 ग्रुप किस में कन्वर्ट होते जाएंगे? NH में कन्वर्ट होते जाएंगे, और इसके N यूनिट हो गए, ठीक। प्लस N मोल का साथ में कौन आ जाएगा बाहर? वाटर आ जाएगा। तो इसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे? मेलामाइन पॉलीमर, और इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द अनब्रेकेबल क्रॉकरी में ये यूज होता है। फिर से देख लो, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया और ये मेलामाइन है। मेलामाइन की बेंजीन लाइक सिंक्स मेंबर का स्ट्रक्चर हो गया, ऑल्टरनेट पोजीशन पे नाइट्रोजन है जो कि रिंग का पार्ट है, और 3 कार्बन के ऊपर NH2 ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक। तो पहले ये इंटरमीडिएट बना, ये इंटरमीडिएट फर्दर पॉलीमराइज हुआ तो ये किसमें कन्वर्ट हुआ? मेलामाइन पॉलीमर। इसमें NHCH2OH है, ये NHCH2 हो गया, मतलब इसका H2O बाहर लिविंग ग्रुप कौन हो जाएगा? वाटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे और ये तीनों भी NH इसी तरह से ग्रुप जुड़ते जाएंगे CH2OH से, तो NH में चेंज हो जाएंगे, तो इसे मेलामाइन पॉलीमर हो गया, और ये यूज होता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द अनब्रेकेबल क्रॉकरी। अब देखिए, अब हम डिस्कस कर रहे हैं रबर के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेचुरल रबर, फिर हम करेंगे वल्केनाइज्ड रबर एंड देन दी सिंथेटिक रबर। तो सबसे पहले देखो नेचुरल रबर के बारे में। नेचुरल रबर बेसिकली है 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन, ये इसका मोनोमर है, पर इसको आइसोप्रीन भी कहते हैं। ये वैसे ही ऑर्गेनिक के रिएक्शन में आ सकता है कि आइसोप्रीन को हमने HBr से रिएक्ट करा तो इसमें 1,4 एडिशन होगी, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन को बेसिकली क्या कहते हैं? आइसोप्रीन। तो इसकी पॉलीमराइजेशन जब होगी तो इसमें 1,4 एडिशन होगी। कौन सी एडिशन होगी? 1,4 एडिशन से ये जुड़ रहा है। 1,4 एडिशन का मतलब ये होता है कि ध्यान से देखो, ये डबल बॉन्ड बीच में आ गया और ये यहाँ पे, तो एक एंड माइनस प्लस हो गया, और डबल बॉन्ड कहाँ पे आ गया? बीच में। ये माइनस हो गया और ये प्लस है, तो इस तरह से चेन आपस में क्या करती जाएगी? जुड़ती जाएगी। आपको समझ आ गई बात ये चीज कि डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा, ठीक है, और ये दो एंड बेसिकली क्या हो गए? CH2 और CH2 माइनस प्लस, इसके ऊपर चेन जुड़ती जाएगी। अब बात आती है कि जो नेचुरल रबर है ये सिस है, मतलब जब डबल बॉन्ड बीच में आ जाता है तो अब उसमें 2 लाइक ग्रुप सेम साइड पे है। अब इस कार्बन के 2 लाइक ग्रुप कौन हो सकते हैं? CH2 और CH2, H और CH3 तो होगा नहीं। तो आपने क्या करा? 2 CH2 सेम साइड पे कर दिए, H और CH3 ऊपर कर दिया। समझ आ गई बात ये चीज। अब ध्यान से देखो ये चीज, ये मॉलिक्यूल सिस हो गया। अब इसके साथ दूसरा मॉलिक्यूल आपने सिस बनाया, एक CH2 दूसरे CH2 से जोड़ेगा, ठीक है। तो अब इधर भी आपने क्या करना है? दूसरे मॉलिक्यूल के दोनों CH2 जो है आपने ऊपर की तरफ बना दिए, तो ये भी मॉलिक्यूल क्या हो गया? सिस हो गया, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना दिया, एंड इस तरह से चेन
जुड़ती जाएगी। आपको समझ आ गई बात ये चीज। सिस का मतलब है टू लाइक ग्रुप ऑन दी सेम साइड, और यहाँ पे लाइक ग्रुप बेसिकली कौन हो जाएगा, CH2 एंड CH2। तो इसे हम बोलेंगे सिस पॉलीआइसोप्रीन। The cis polyisoprene molecule consists of various chains held together by the weak van der Waals interaction and has coiled structure। और ये weak van der Waals interaction है और इसकी एक coiled structure होती है, और it can be stretched like spring and exhibits elastic properties। अब इसी में इसमें ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से इसमें इसको क्या करा जाता है, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर करी जाती है। इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए इसकी वाटर रिटेंशन की, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए क्या करा जाता है, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर करी जाती है। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ रहे हैं वल्कनाइजेशन ऑफ द रबर। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज वल्कनाइजेशन ऑफ द रबर। देखिए अब इसमें दो चीजें पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ द नेचुरल रबर, या फिर ये पूछा जा सकता है कि वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्यों की जाती है। ठीक है, दोनों में आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे लिमिटेशन नेचुरल रबर की ये है कि इट बिकम सॉफ्ट एट ग्रेटर देन 335 केल्विन टेम्परेचर, और ये ब्रिटल हो जाता है एट टेम्परेचर लो टेम्परेचर दैट इज 283 केल्विन। ठीक है, तो इसमें टेम्परेचर रेंज, बहुत छोटी टेम्परेचर रेंज तक ये नॉर्मल बिहेव कर पाता है। इसकी हाई वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है, इट इज सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड इट इज नॉन रेजिस्टेंट टू द अटैक ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। टू इम्प्रूव सच प्रॉपर्टीज वल्कनाइजेशन ऑफ रबर इज डन। आपको समझ आ गई बात। वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इसकी हाई है, लो टेम्परेचर रेंज है इसकी जिसमें ये नॉर्मल बिहेव कर पाता है, जैसे सॉफ्ट हो जाता है ग्रेटर देन 335 केल्विन पे, और ब्रिटल हो जाता है लेस देन 283 केल्विन पे। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल है, नॉन रेजिस्टेंट टू द अटैक ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। टू इम्प्रूव सच प्रॉपर्टीज बेसिकली वल्कनाइजेशन ऑफ रबर जो है डन होती है। अब वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में बेसिकली ऑन वल्कनाइजेशन सल्फर फॉर्म्स क्रॉस लिंक एट द रिएक्टिव साइड्स ऑफ डबल बॉन्ड। रिएक्टिव साइड कौन सी है, डबल बॉन्ड है, जो बीच में सी डबल बॉन्ड सी था वही डबल बॉन्ड सिंगल हो सकता है। ठीक है, वहीं पर सल्फर के क्या आ जाते हैं, क्रॉस लिंक आ जाते हैं। ठीक है, द रिएक्टिव साइड्स ऑफ द डबल बॉन्ड्स एंड दस द रबर गेट्स स्टिफन्ड। ठीक, तो अगर हम बात करें इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर रबर, तो 5% ऑफ सल्फर जो है वो यूज की जाती है वल्कनाइजेशन करने के लिए। ठीक है, तो ये देख लो ध्यान से, जो सी डबल बॉन्ड सी था वो सिंगल हो गया, और कार्बन ये जैसे दो चेन है, ये इनके बीच में ये सल्फर के क्रॉस लिंक्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से रबर क्या कर जाता है, स्टिफ हो जाता है। ठीक, इसकी प्रॉपर्टीज इंप्रूव कर जाती है। ठीक है, इसकी टेम्परेचर रेंज बढ़ जाती है जिसमें इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज रहती हैं, तो इट बिकम नॉन रेजिस्टेंट। ये अभी तो इट्स नॉन रेजिस्टेंट है, तो ये इट बिकम रेजिस्टेंट टू द अटैक टू द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यही प्रॉपर्टी को इंप्रूव करने के लिए वल्कनाइजेशन ऑफ रबर जो है की जाती है, और सल्फर जो है रिएक्टिव साइड्स यानी कि सी डबल बॉन्ड सी है उसी के बीच में आ जाता है, दोनों कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड आ जाएगा। ठीक, अब हम पढ़ रहे हैं सिंथेटिक रबर के बारे में। इससे पहले हमने नेचुरल रबर और वल्कनाइजेशन ऑफ रबर के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे सिंथेटिक रबर। देखो 3 सिंथेटिक रबर है जिसके बारे में हमने पढ़ना है, दैट इज नियोप्रीन, ब्यूनाइन और ब्यूनाइस। ब्यूनाइस हम पहले ही पढ़ चुके हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन में। ठीक है, तो नियोप्रीन बेसिकली क्लोरोप्रीन को कहते हैं। ठीक है, नियोप्रीन बेसिकली किसे कहते हैं, क्लोरोप्रीन। अब इसका फॉर्मूला क्या है, 2-chloro-1,3 ब्यूटाडाइन। नेचुरल रबर जो था वो आइसोप्रीन था, 2-methyl-1,3 ब्यूटाडाइन था, और नियोप्रीन क्या है, क्लोरोप्रीन है, 2-chloro-1,3 ब्यूटाडाइन है। ठीक, अब इसमें जब आपने इसका लिखना है, पॉलीमर लिखना है, तो इसमें अब सिस वगैरह की स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको बताना है। इसमें भी 1-4 एडिशन है, मतलब 1 और 4 से चेन बढ़ेगी और डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा। ठीक है, और ये N यूनिट हो गया। ठीक, और ये एडिशन रिएक्शन है, तो एडिशन रिएक्शन में कोई रिमूवल ऑफ द मॉलिक्यूल होता नहीं है। ठीक, अब इसके यूजेस क्या है, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द कन्वेयर बेल्ट्स, कैस्केड्स, हॉसेस। हॉसेस हो गया मतलब रबर पाइप्स के लिए ये यूज होता है। ठीक है, अब बात आती है ब्यूनाइन। ब्यूनाइन में बेसिकली 1,3 ब्यूटाडाइन है, और साथ में ये एक्राइलोनाइट्राइल है। इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, एक्राइलोनाइट्राइल। ये हमने पहले भी पढ़ा था, तो ये एक्राइलोनाइट्राइल हो गया। अब इसमें दोनों मोनोमर अलग हो गए, तो इसे हम ये भी कह सकते हैं इट्स अ कोपॉलीमराइजेशन। जब दो अलग अलग मोनोमर यूज होते हैं तो उसे वो कोपॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है,
अब इसमें भी 1,3 ब्यूटाडाइन में 1,4 एडिशन है, मतलब 1 और 4 पे से चेन जुड़ेगी, डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा। और इसमें तो है ही एक ही डबल बॉन्ड, तो वो सिंगल हो गया और CN को सब्स्टिट्यूएंट की तरह ऊपर रखना है। समझ आ गई? 1,4 से चेन जुड़ेगी, एक डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा और इसमें एक ही डबल बॉन्ड है तो वो सिंगल होता जाएगा और चेन आपस में जुड़ती जाएगी। इसे ब्यूनाइन कहते हैं। अब इट इज रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ पेट्रोल और ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। Resistant to the action of the petrol and lubricating oil. It is used in the making of oil seals, tank lining. उसमें ये यूज होता है। आपको समझ आ गया ये? ठीक है। अब ब्यूना एस हमने पहले ही पढ़ा था, 1,3 ब्यूटाडाइन है और उसमें साथ में क्या होता है? स्टाइरीन। स्टाइरीन का मतलब हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CN की जगह पे क्या आएगा? C6H5 आएगा। ठीक, जो हमने एडिशन पॉलीमराइजेशन के एग्जाम्पल में करा था। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास रबर के बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। अब हम देखिए, अब हम आगे पढ़ रहे हैं दैट इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। हमने दो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स पढ़ने हैं। पहला पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, ब्यूटायरेट का मतलब टोटल 4 कार्बन हो गई। बीटा कहने का मतलब हो गया कार्बोक्सिलिक के साथ वाली कार्बन अल्फा होती है और उसके साथ वाली कार्बन कौन सी हो गई? बीटा। तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक मतलब ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। और कोविद मतलब दूसरा इसमें मोनोमर क्या होगा? दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी वैलिरेट। वैलिरेट बेसिकली 5 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को कहते हैं। तो यहाँ पे देखो टोटल 5 कार्बन है और उसमें बीटा पोजीशन पे कौन है? हाइड्रोक्सी। तो बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड हो गया ये। ठीक है, तो ये दोनों यानी कि हम इसे ये कह सकते हैं 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, ये भी बोल सकते हैं 3 हाइड्रोक्सी हो गया ये 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, अब हमने इसका पॉलीमराइजेशन करा। अब पॉलीमराइजेशन में बट ऑब्वियस है, एक का अल्कोहल दूसरे के एसिड से रिएक्ट करेगा और अल्कोहल और एसिड में आपस में रिएक्शन पे क्या बनेगा? एस्टर बनेगा। तो यहाँ पे लेट सपोज मैंने इसका ये वाला OH ग्रुप लिया, तो यहाँ पर जब हम इसका OH ग्रुप लेंगे तो O दिखा दिया। जब भी अल्कोहल एसिड से रिएक्ट करेगा तो एस्टर बनेगा, तो अल्कोहल का H चला जाता है, तो यहाँ पे हम रिपीटिंग यूनिट में O दिखा दिया, H हटा दिया। अब इस CH पे CH3 हो गया, इस CH का CH3। अब इधर से चेन देखो, CH2 कार्बोक्सिलिक में C डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, अब इसका कार्बोक्सिलिक और इसका अल्कोहल के बीच में बॉन्ड एस्टर बनेगा, तो C डबल बॉन्ड O हो गया और इधर O आ जाएगा, ये आ गया। अब इस CH के साथ ये वाला बॉन्ड जो है ये CH के साथ CH2 CH3 हमने लिख दिया। अब CH के इधर की तरफ CH2 C डबल बॉन्ड O, ये चेन गोज ऑन। आपको समझ आ गई बात ये चीज? ठीक है, तो अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं? PHBV। ठीक है, तो वैसे इस पॉलीमर का पूरे का नाम क्या हो गया? पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलिरेट। आपको समझ आ गया ये चीज? ठीक है, तो इसमें ये दोनों मोनोमर्स हो गए। अब इसके यूजेस क्या है? इट इज यूज्ड इन स्पेशलिटी पैकेजिंग, ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस में यूज होता है और कंट्रोल रिलीज ऑफ ड्रग्स जो है वहां पे भी ये यूज किया जाता है। और इट अंडरगो बैक्टीरियल डिग्रेडेशन इन द एनवायरनमेंट, जो कि मेन पर्पस है, क्योंकि कई सारे जो पॉलीमर्स हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है और वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का काम करते हैं। उसी चीज को हटाने के लिए ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हैं। तो इट अंडरगो बैक्टीरियल डिग्रेडेशन इन द एनवायरनमेंट। समझ आ गई बात? अब सेकंड पॉलीमर आता है नायलॉन 2 नायलॉन 6। ठीक है, तो एक में 2 कार्बन है, एक में 6 कार्बन है। ठीक, ये 2 कार्बन का है ग्लाइसिन, दैट इज CH2CO NH2। ये बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा था। यही एक ऐसा अल्फा अमीनो एसिड है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। दूसरा है अमाइनो कैप्रोइक एसिड। ठीक, अब कार्बोक्सिलिक और NH2 के बीच में कौन सा फंक्शनल ग्रुप आएगा? अमाइड आएगा। ठीक है, इसे बोला भी जाता है इट इज अ पॉलीअमाइड कोपॉलीमर। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक, इसका कार्बोक्सिलिक C डबल बॉन्ड हो और वो NH2 से क्या रह जाएगा? NH। ठीक, अब इस CH2 पे NH2 है तो वो NH रह जाएगा। ठीक, इधर से CH2 5 C डबल बॉन्ड हो। इस तरह से चेन क्या करती रहेगी? रिपीट होती रहेगी। आपको समझ आ गई बात? ठीक,
तो अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, तो आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, ठीक है, और औरों को भी बताइए। थैंक यू वेरी मच। हमारा जो चैनल है, जो आइंस्टाइन क्लासेस का जो चैनल है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिए कि सर्च बार में जाइए और वहाँ पे आप आइंस्टाइन क्लासेस टाइप कीजिए। जब आइंस्टाइन क्लासेस आप टाइप करेंगे तो उस केस में आपके सामने जो है ये आ गया आपका, राइट, ये देख रहे हैं आइंस्टाइन क्लासेस। इसको आप क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करते ही आप डायरेक्टली जो है हमारे होम पेज पे पहुंच जाएंगे। ये देख रहे हैं आप, होम पेज हमारा आइंस्टाइन क्लासेस का। इसमें काफ़ी कुछ आपके लिए है मटेरियल, और आपको सपोर्ट करने के लिए, आपकी पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए, जिसका आप डेफिनेटली यूज कीजिए। लाइक जैसे देखिए IIT JEE मेंस एंड एडवांस फिजिक्स का आप देख रहे हैं। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं मैथ्स का केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर, हाउ टू प्रिपेयर JEE के लिए। देन इसके बाद आप देख रहे हैं ये JEE मेन एडवांस के लिए शॉर्टकट दिए गए हैं। फिर JEE मेन एडवांस के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देन मैथ्स का डेफिनेट इंटीग्रेशन है। बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो आपके लिए बनाए गए हैं। नीट PMT की प्रिपरेशन यदि कोई कर रहा है तो उसका भी हमने वीडियो लेक्चर कई सारे बना रखा है, तो उसको आप देख सकते हैं। फिर क्लास 12th के लिए मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह के लिए जो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर CBSE, ये सारा कुछ है। मैट्रिक्स का चैप्टर है, ये सब आप देखिए। डिटर्मिनेंट देखिए, कई सारे चैप्टर्स हैं। इसी तरह से क्लास 12th का एक अलग सेक्शन बना हुआ है जिसमें डिफरेंट चैप्टर्स हैं हर सब्जेक्ट के, वो आप देख सकते हैं। फिर क्लास 11th जो देखिए, क्लास 11th का आप देख सकते हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फिजिक्स, काइनेमेटिक्स वगैरह बहुत कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। फिर क्लास 10th का है, कैट MBA प्रिपरेशन के लिए भी है। इस तरह से आपको कई सारे डिफरेंट लेवल पे वीडियो लेक्चर्स कई सारे सब्जेक्ट्स को आपको मिल जाएंगे, जो कि आपके पढ़ाई के लिए सपोर्ट कर सकता है। तो डेफिनेटली आप इसका यूज कीजिए, राइट। दूसरों को बताइए इस चैनल के बारे में ताकि वो भी उसका बेनिफिट ले सकें, राइट। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं।